बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 करेंगे। लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों का टॉपिक नंबर 7 और 8 जो है ना वो है, ठीक है। सॉरी यहाँ से 7 मैंने मिस कर दी। अच्छा, टॉपिक नंबर 7 और 8 आज के हम लोग लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ लिया था साइटोप्लाज्म तक, हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग सेल्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटोस्केलेटन क्या होता है, यानी कि आप लोगों के सेल का यूं समझने के एक जो ढांचा होता है ना वो साइटोस्केलेटन होता है। उसमें दो चीजें होती हैं, एक फिलामेंट्स होते हैं और ट्यूब्यूल्स होते हैं। फिलामेंट्स होते हैं वो धागों की तरह बारीक से स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ट्यूब्यूल्स होते हैं यानी कि वो ट्यूब्स जैसे होते हैं, जैसे पाइप होते हैं, इस तरह के वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। तीन तरह के साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो आप लोगों के सारे सेल्स को जो है ना एक तरह का ढांचा जो है ना वो फ्राहम करते हैं। वो होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के लॉन्ग में आते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स बिल्कुल बारीक से होते हैं, उनका डायमीटर बिल्कुल छोटा होता है, बारीक होते हैं वो बहुत। ये हेल्प आउट करते हैं कि आप लोगों की सेल को और ऑर्गेनेलिस को मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स को ही यूज करके आप लोगों का सेल और ऑर्गेनेलिस जो है ना वो मूव करते हैं। ये हेलिकल चेन्स की फॉर्म में जो प्रोटीन्स जो होते हैं ना, एक एक्टिन प्रोटीन होता है जिसको हम एक प्रोटीन होता है एक्टिन, ठीक है। ये एक्टिन जो प्रोटीन होता है ना वो मिलके एक हेलिकल चेन बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के ऊपर ना ट्विस्ट हुए हुए होते हैं, वो पूरा एक लंबी सी चेन होती है, ठीक है। जैसे मसल सेल्स होते हैं ना, मसल सेल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा मॉडिफाइड होते हैं। हमारे जो मसल्स के अंदर जितनी मूवमेंट्स हो रही होती है ना वो इन्हीं माइक्रोफिलामेंट्स के थ्रू ही हो रही होती हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का दरमियाना साइज होता है, ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जिस प्रोटीन से मिल के बने होते हैं ना वो प्रोटीन्स होते हैं केराटिन्स, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन से मिलकर बने होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स केराटिन से मिलकर बने होते हैं। ये फिलामेंट्स, इनका क्या काम होता है? शेप को मेंटेन करना, ठीक है, सेल को प्लेस करना, किसी जगह पे अगर सेल को रखना है तो वो उसके लिए, और जितने भी सेल के पार्ट्स होते हैं ना उसको किसी जगह पे रखवाना हो, करना हो, तो वो सारे आप लोगों के जो फिलामेंट्स होते हैं ना वही काम करते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को, न्यूक्लियस को खास तौर पे प्रोटेक्ट करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ना उनका डायमीटर इन दोनों से दूसरे दोनों से बड़ा होता है। ये वो फिलामेंट्स होते हैं कि ये ट्यूबलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटीन जो ट्यूबलिन होता है ना ये क्या करती है कि डायमर्स बनाते हैं, यानी कि लॉन्ग बड़ी बड़ी जो है ना हॉलो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। यानी कि लंबाई में अगर आप लोग देखें ना तो वो इस तरह लंबे नजर आते हैं, लेकिन अगर इस साइड से सामने से देखें ना तो वो इस तरीके से ये हॉलो इस शेप में, यानी कि ये गोल दायरे की फॉर्म में, इस तरह पाइप की तरह ये नजर आते हैं। ये हेल्प आउट करते हैं कि अगर ऑर्गेनेलिस ने सेल के अंदर ही मूव करना हो तो हेल्प आउट करते हैं, और सेल ने अगर खुद मूवमेंट करनी है तो उसको भी हेल्प आउट करते हैं। सीलिया और फ्लैजेला जो है ना वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। सीलिया होते हैं कि सेल के बाहर जो है ना वो छोटे छोटे बालों की फॉर्म में जो है ना वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मूव आउट करते हैं, मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। फ्लैजेला होते हैं कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी एक साइड पे जो है ना वो यूं लंबा सा जो है ना वो इस तरीके से, मतलब ये सेल है ना तो ये फ्लैजिला होते हैं कि ये बाहर इस तरह का जो है ना वो लगा हुआ होता है स्ट्रक्चर, लंबा सा धागा टाइप, तो वो होता है फ्लैजिला। इसके थ्रू भी जो है ना वो मूव आउट करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। ये जो फिलामेंट्स होते हैं ना इनका काम क्या होता है? आप लोगों की ऑर्गेनेलिस की और आप लोगों की जो सेल होते हैं ना उनकी शेप्स को ये मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर लैमिना जो होती है, यानी कि ये न्यूक्लियर की जो होता है ना न्यूक्लियस जो होता है ना उसकी मेम्ब्रेन होती है, उसकी एक वॉल होती है, एक लेयर होती है जो आप लोगों की न्यूक्लियस को शेप भी देती है, उसको सपोर्ट भी करती है। तो ये जो फिलामेंट्स होते हैं ना ये न्यूक्लियर लैमिना बनाते हैं, ठीक है। आगे हम टॉपिक नंबर 8 पे चलते हैं तो सेल ऑर्गेनेलिस की बात करते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? ये एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सब सेलुलर का मतलब होता है कि सेल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ अपना जो है ना वो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। इसमें न्यूक्लियस आ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और भी बहुत सारे होते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं। ये वो ऑर्गेनेली होती है जिसके अंदर पूरा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। यानी कि आप लोगों की सेल ने दोबारा अगर ग्रो करना है ना, ठीक है, अगर इसे दोबारा रिप्रोड्यूस करना है तो ये इसी न्यूक्लियस ही उसको करता है। ये एनिमल सेल में बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है और प्लांट सेल में एक साइड पे पाया जाता है, क्योंकि जो प्लांट सेल होता है ना उसका एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, ठीक है। प्लांट सेल की जो शेप होती है ना वो होती है ऐसे, ठीक है, और उसके दरमियान में ये जो है ना ये बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है ना वो इधर इधर साइड पे मौजूद होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटी छोटी पोर्स होती हैं, सुराख होते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये एक फ्लूइड होता है, पानी की तरह का स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर जो है ना एक न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस यानी कि जो न्यूक्लियस होता है ना हमारा, इसके अंदर
एक हार्ड सा एक स्ट्रक्चर होता है इधर, ये गोल सा, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करता है कि राइबोसोमल आरएनए को ये प्रोड्यूस करता है। अब ये राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में, और कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जिनका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है, यानी कि न्यूक्लियस के अलावा भी उनका और डीएनए होता है। डीएनए क्रोमोसोम्स की फॉर्म में पाया जाता है, जो तभी विजिबल होता है जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं ना, सेल डिवीजन हो रही होती है, तभी जो है आप लोगों को क्रोमोसोम्स जो नजर आते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं तो राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स होते हैं कि आप लोगों के सेल्स को जितने प्रोटीन्स चाहिए होते हैं ना, वो सारे राइबोसोम्स ही बनाते हैं। ये आप लोगों के साइटोप्लाज्म के अंदर पाए हुए होते हैं, या जो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना उसके साथ अटैच होते हैं। छोटे छोटे से ये हमें ना दानों की शक्ल में नजर आते हैं। वैसे इनका जो शेप होती है ना वो थोड़ी मतलब दो इसके पार्ट्स होते हैं इस तरीके से, और एक जो है ना एक नीचे जो है ना एक और इस तरह का पार्ट होता है, ये इस तरीके से होते हैं तकरीबन। तो ये बहुत सारे राइबोसोम्स आप लोगों के सेल के अंदर पाए जाते हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर यानी कि इधर 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 पाए जाएंगे, इधर ये मुख्तलिफ जगहों पे पाए जाते हैं, और या फिर एक होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एक ऑर्गेनेली होती है और उसकी जो है ना वो इस तरीके से शेप होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो या जो राइबोसोम्स होते हैं वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हुए होते हैं। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं साइज में एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। आगे हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का जो है ना मेन पावर हाउस कहा जाता है, एक जनरेटर कहा जाता है, क्योंकि सेल को जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है ना एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेल जो है ना वो यूज करते हैं जो एनर्जी, वो एटीपी की फॉर्म में होते हैं। तो वो एनर्जी बनाता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। एटीपी एक बायोलॉजिकल और केमिकल फॉर्म होती है एनर्जी की। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर जो है ना एक मैट्रिक्स होता है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना यूं समझ लें कि अपना अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सर्कुलर जो होते हैं ना वो डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स होते हैं कि आप लोगों की बॉडी के फंक्शंस के लिए जो यूं समझ लें कि आप लोग की बॉडी के फंक्शंस को एनहांस करने के लिए जो चीज यूज होती है उसको हम लोग कहते हैं एंजाइम्स, ठीक है। तो एंजाइम्स और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स, यानी कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया सेल का खराब हो गया है ना तो फिर खुद बहुत नया माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का या अगर कोई एक हिस्सा इसका खराब हो गया तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा अपना हिस्सा खुद बना लेता है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन से बनी हुई ऑर्गेनेल्स होती हैं, प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं, और दूसरे भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद अपनी खुराक बनाते हैं ना, जैसे एल्गी है, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। इंसानों के अंदर नहीं होते, सिर्फ प्रोड्यूसर्स के अंदर, जैसे प्लांट है ना वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ये उनके अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स की तीन टाइप्स होती हैं, एक होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होती है जो सब्ज प्लांट की जो सब्ज पार्ट होते हैं ना, ग्रीन पार्ट होते हैं, उधर वो क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। इनका कलर ग्रीन होता है, और इनका कलर ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन एक कलर होता है। क्लोरोफिल हेल्प आउट करता है आप लोगों की पूरी फोटोसिंथेसिस के के प्रोसेस को जो है वो हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके बाद एक होती है क्रोमोप्लास्ट। ये वो ऑर्गेनेल्स होती हैं जो फ्रूट्स में और जो प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं ना उसमें पाए जाते हैं। इनका ब्यूटीफुल कलर जो हम लोग मुख्तलिफ कलर्स देखते हैं ना फ्रूट के और फ्लावर्स का, वो क्रोमोप्लास्ट ही उनको वो कलर देते हैं, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट जो है ना उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स पाए जाते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, और भी बहुत सारे कलर पिगमेंट्स जो है ना वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। तीसरे जो प्लास्टिड की टाइप होती है वो होती है ल्यूकोप्लास्ट। ये वो प्लास्टिड्स होते हैं जो रूट्स में और जो प्लांट्स के अंदर जो मुख्तलिफ ट्यूब्स होती है ना, जो पानी को इधर उधर लेके जाती हैं प्लांट के अंदर ही, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। ये इनका कोई कलर नहीं होता, और इनका मेन फंक्शन यही होता है कि मुख्तलिफ जो मटेरियल्स होते हैं ना उनको प्लांट्स के अंदर स्टोर करना, रूट्स के अंदर स्टोर करना और ट्यूब्स के अंदर स्टोर करना। जैसे अब ये पोटैटोज होते हैं ना, तो ये ल्यूकोप्लास्ट में ही जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि पोटैटो के अंदर जितने भी मटेरियल स्टोर होता है ना वो सारा कैसे स्टोर होता है, ल्यूकोप्लास्ट उसको स्टोर करता है। प्लास्टिड की डबल मेम्ब्रेन होती है, उनकी मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, और दे हैव अ मेम्ब्रेन सिस्टम कॉल्ड थाइलोकॉइड, ठीक है। उनका एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, थाइलोकॉइड कहते हैं। स्टैक्स थाइलोकॉइड जो होती है उसको आप लोग कहते हैं ग्रेना। अच्छा, थाइलोकॉइड्स मैं आप लोगों को एक दफा यहाँ पे समझा भी देती हूँ कि मेम्ब्रेन सिस्टम यानी कि जो प्लास्टिड्स की जो मेम्ब्रेन्स होती है उनमें सिक्कों की जैसे कॉइन्स होते हैं ना, इस तरह के जो है ना वो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं गोल गोल से। तो वो जब वो सारी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जब एक दूसरे के ऊपर जो जुड़ जाते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को अलाइन कर लेते हैं, उसको हम लोग फिर कहते हैं ग्रेना। यानी कि मुख्तलिफ थाइलोकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं ना, तो वो पूरा एक ग्रेना बन जाता है। और इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर एक मैट्रिक्स जो होता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा।
ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइज होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, इनका अपना एक सर्कुलर डीएनए होता है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनाइज होती हैं, यानी कि खुद जो है ना अपना, इनका अगर कोई हिस्सा खराब हो जाता है, ये टूट जाता है, तो वो दोबारा से बना लेती हैं, ठीक है। आगे हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आप लोगों के सेल के अंदर पाया जाता है और ये मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स के कनेक्टेड चैनल्स का जो है ना एक नेटवर्क होता है, यानी कि सेल के अंदर ये पाया जाता है और इसकी जो है ना वो तकरीबन ये इस तरीके से जो है ना इसकी शेप होती है, यूं यूं इस तरीके से जो है ना ये इसकी शेप होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, ठीक है। और ये सेल के अंदर पाया जाता है। दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो शेप होती है ना वो देखने में खुरदरा नजर आता है क्योंकि उसकी सरफेस के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि राइबोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच होते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं, ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। ये जो टाइप होती है ना ये प्रोटीन मॉडिफिकेशन के लिए होती है क्योंकि राइबोसोम्स क्या करते हैं, वो प्रोटीन्स बनाते हैं ना, जब प्रोटीन्स को मॉडिफाई करना होता है तो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच हो जाते हैं। जो दूसरी जो टाइप होती है ना वो जो यानी कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है उसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, ठीक है। इसलिए जो है ना वो कहा जाता है कि वो स्मूथ, उनकी शेप नजर आने में वो स्मूथ होते हैं, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं कि स्मूथ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना वो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म, उनका जो है ना फंक्शनिंग करना, उनको बनाना तोड़ना, ये सारे उधर जो है ना उसको, यानी कि प्रोटीन्स के साथ जो हिस्सा होता है ना, यानी कि प्रोटीन के साथ जिस इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ने डील करना होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि प्रोटीन का सारा काम राइबोसोम्स ने करना होता है, राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आप लोगों का रफ हो जाता है। लेकिन जो स्मूथ होता है ना वो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जो है ना वो काम करता है। आगे हम लोग देखते हैं एक होती है गोल्जी ऑपरेटस, जिसको आप लोग गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं और गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है आप लोगों के सेल की। ये कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसको गोल्जी ऑपरेटस कहा जाता है। इसमें फ्लैटेंड डिस्क होती हैं कॉल्ड सिस्टर्नी which are associated with endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिक्यूलम जो होता है ना, ये हम लोग जो पहले ये जो डिस्कस कर चुके हैं, इसी के साथ ही जो है ना मुख्तलिफ किस्म की एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना इस तरीके से वो अटैच होते हैं, ठीक है। इस वो अब ये नीट थोड़े नहीं, तो इस तरीके से जो है ना मुख्तलिफ डिस्क अटैच होती हैं और हर डिस्क को आप लोग कहते हैं सिस्टर्नाई, ठीक है। इसको पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। सेल का जो पोस्ट ऑफिस है ना वो कहा जाता है गोल्जी ऑपरेटस होता है, क्योंकि जितने भी पैक मटेरियल्स होते हैं ना वेजिकल्स की फॉर्म में, छोटे छोटे गोल गोल बॉल्स की फॉर्म में मटेरियल्स पैक शुदा जो होते हैं वो सारे इधर ही आते हैं, इसमें गोल्जी ऑपरेटस में आते हैं। ये उनको जो है ना वो पैक करते हैं, ठीक है। वेजिकल्स की फॉर्म में छोटे छोटे गोल गोल यूं समझ लें कि बैलून्स की फॉर्म में मटेरियल्स को पैक करना, ये गोल्जी ऑपरेटर्स का काम होता है, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटीन है ना वो राइबोसोम्स बनाता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फिर उसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद वो वाला प्रोटीन क्या करेगा, वो इस सिस्टर्नी के अंदर डाल देगा, यानी कि गोल्जी बॉडी की जो एक डिस्क होती है ना उसको हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं, किसी एक डिस्क के अंदर डाल देगा। सिस्टर्नी फिर क्या करेगी, उसको पैक करेगी उन वेजिकल्स की फॉर्म में, ठीक है। वेजिकल्स बना देगी, यानी कि एक बैलून की फॉर्म उसको पैक कर देगी और फिर सेल के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उसको वो ट्रांसफर कर देगी। और या फिर अगर जिस सेल के दूसरे पार्ट को अगर वो प्रोटीन चाहिए होगा तो वो यूज करेगा, या फिर सेल के बाहर उसको सीक्रेट कर दिया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल्स ये एक हॉलो यानी कि अंदर से खाली और सिलेंडर टाइप बॉडीज होती हैं जो न्यूक्लियस के नजदीक पाई जाती हैं एनिमल सेल्स के अंदर। ये जो लोअर प्लांट्स होते हैं ना, यानी कि जो बहुत ज्यादा हाई डेवलप प्लांट नहीं होते, उनमें भी ये पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स का जो एक पेयर होता है ना उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम, यानी कि दो सेंट्रियोल्स जब मिल जाते हैं तो हम लोग उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। इनका फंक्शन होता है सेल डिवीजन के दौरान, यानी कि सेल जब डिवाइड कर रहे होते हैं ना तभी सेंट्रियोल्स फंक्शन करती हैं। और इनका मेन फंक्शन यही होता है कि एनिमल सेल्स के दरमियान जब सेल डिवीजन हो रही होती है ना तो स्पिंडल फाइबर्स धागों की तरह का एक स्ट्रक्चर बनना होता है, ये उसको जो है ना वो फॉर्म करती हैं। ये हम लोग आगे जो है ना वो डिटेल में जाके अगले लेसन्स में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूल क्या होता है। वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो मुख्तलिफ सेल्स के अंदर पाई जाती है और इसकी भी अपनी मेम्ब्रेन होती है। इनका मेन फंक्शन यही होता है कि सेल के जो मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं ना उसको स्टोर करती है, जैसे खाने पीने की चीज़ों को या वेस्ट मटेरियल्स को स्टोर करना, ये सारा काम वैक्यूल्स का होता है। अगर तो वैक्यूल्स खाने को स्टोर करती है, फूड को स्टोर करती है, तब हम लोग उसको फूड वैक्यूल्स कहते हैं। ये इनका जो साइज होता है ना ये स्मॉल होता है और कुछ का जो है ना वो साइज बड़ा भी होता है डिफरेंट सेल्स में, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। जितनी सेल की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से ही उसके वैक्यूल का साइज होगा। जो बड़े जो प्लांट्स होते हैं ना उनका एक ही बड़ा सा वैक्यूल होता है सेंटर में, और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं
यानी कि जो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, उनके अंदर एक वैक्यूल बना हुआ होता है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। क्योंकि पानी को जब बॉडी के अंदर से रिमूव करना होना तो वो वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है और पानी जो है वो बॉडी से बाहर मूव कर जाता है। अगर हम लोग लाइसोसोम्स की बात करते हैं, लाइसोसोम्स भी एक मेम्ब्रेनियस सैक्स होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम्स एक स्फेरिकल बैग की तरह के एक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी एक ही मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं। और गार्बेज डिस्पोजल यानी कि अगर जो सेल का कचरा बाहर फेंकना है या सेल की कुछ चीज़ें डाइजेस्ट करनी है तो वो सारा काम लाइसोसोम्स करते हैं। ये डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये जो कम्प्लेक्स, जो बड़े बड़े पेचीदे किस्म के जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स और जो दूसरे जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, उनको ये तोड़ के सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। ये जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं फिर ये साइटोप्लाज्म में जाते हैं, वहां से फिर ये नया सेल बनाने के लिए जो मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं ये सारे टूटे हुए कंपोनेंट्स। और they are used for digestion of cellular waste products, dead cells और extracellular material such as bacteria। सेल्स के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं या जो ऐसे सेल्स जिनकी जरूरत नहीं होती, जो खत्म हो चुके होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, या ऐसा मटेरियल जो सेल को मजीद नहीं चाहिए होता है, या सेल का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उस सारे को डाइजेस्ट कौन करता है? ये लाइसोसोम्स ही करते हैं। ये आप लोगों का जो है ना आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 भी हो गया है कंप्लीट। इंशाल्लाह हम लोग अगले जो है ना लेक्चर नंबर 4 में हम लोग टॉपिक नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर, ये लाइसोसोम्स तक जो है ना ये आप लोगों का एक वीक का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। एक वीक में 3 लेक्चर्स आते हैं ना, तो आप लोगों के एक वीक का जो काम है वो हो गया है कंप्लीट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाजत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, आगे कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।